Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so let's start then. So प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखें हमने क्या डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में लॉज ऑफ मोशन में से जो कंस्ट्रेंट रिलेशन का पार्ट था कंस्ट्रेंट मोशन वाला वो पार्ट हमने देखा था जिसमें हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट और रिजिड कांस्टेंट के बारे में बात की थी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसा है और रिजिड कांस्टेंट कैसा है। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम अलोंग द थ्रेड जो भी वेलोसिटीज है नेट वेलोसिटीज को जीरो रखते हैं और उस पे बेस्ड हमने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया रिजिड कांस्टेंट के बारे में। रिजिड मतलब जहाँ पर सरफेस को कांटेक्ट में रहना है, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रहना है, तो वहाँ पर हम परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पे वी नेट जीरो करते हैं कि यार परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट में नेट स्पीड दोनों का चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम उसी पे बेस्ड कुछ कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सीख लेते हैं चीज़ों को। तो सर हेलो सर। पूछे। हाँ सर एक डाउट था हाँ पूछिए। वो हम पिछले वाले वो रिजिड कांस्टेंट है ना, तो हाँ उसमें से वो v का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो नहीं समझा वो अभी। वो वी का डायरेक्शन इतना निकालना नहीं रहता है। जैसे दो कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है। तो लेट्स से एक वेज है और एक मतलब दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट है। आपको सिर्फ टारगेट करना है कि इस सरफेस को क्या फील होने वाला है, इस कांटेक्ट को क्या फील होने वाला है। ये वेलोसिटी उस कांटेक्ट को पुश करने वाली है, ये वेलोसिटी उस कांटेक्ट को पुल करने वाली है। मतलब ये अगर कांटेक्ट है हमें परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करना है। लेट्स से ये कांटेक्ट है हमारा और इसे हमें परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करना है, तो क्या सिचुएशन होगी ये हमने वहां पर डिस्कस किया, ठीक है। सो अगर इसके परपेंडिकुलर में लेट्स से मुझे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो बताओ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की अपर की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पुश कर रहा है इस पुश कांटेक्ट को। करेगा। और अगर लोअर वाले की वेलोसिटी ऐसी है तो ये फिर पुश कर रहा है, बट अगर लोअर वाले की वेलोसिटी ऐसी है मतलब ये पुल कर रहा है। सर वो अपर वाला है ना, तो उसकी वेलोसिटी दी रहती है या हमें निकालनी नहीं पड़ती नहीं, है? यही तो मैंने पहली लाइन बताई ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपको गेस करना कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरफ है। क्योंकि 90% केसेस में तो गिवन रहती है कि यार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, बट कई बार सिर्फ बोल देता है फाइंड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो आपको वो वी सही से एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वी सही से एज्यूम नहीं किया मतलब आप गलत कंपोनेंट निकालने लग जाएंगे। वो v एक बार फिर से समझाइए ना। तो वो भी आपको देखो यार प्रॉपर सेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। मतलब मोशन को देख के हम भी डिसाइड करेंगे कि कैसा रहेगा उसका। जैसे बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला है। अगर इसमें आपको वी नहीं दिया है तो आपको यार ये सेंस निकालना पड़ेगा कि अगर ये बॉक्स थोड़ी देर में आगे चला जाएगा, मतलब ये वॉल तो आगे नहीं जाने वाली है, ये तो सेटअप यहीं पे रहने वाला है। लेकिन अगर ये वेज थोड़ी देर में आगे चला गया ऐसे, जब ये वेज आगे चला जाएगा तो ये बॉक्स नीचे ही आने वाला है, बिकॉज इस वॉल से ये फिक्स्ड है। ये बॉक्स ऐसे नहीं कहीं पे भी मूव करेगा, ठीक है। तो जिनका वी सर्टेन होता है उनका वी दिया नहीं जाता फिर आपको। समझ आया। हाँ सर। ये वेज था, थोड़ी देर में वेज आगे चला गया, तो बिकॉज ये वॉल के थ्रू फिक्स्ड है, ये वॉल के थ्रू फिक्स्ड है ये, तो इसलिए ये अब वर्टिकल ही जा सकता है और कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट था। जैसे हमने सेकंड सिनेरियो में देखा कि इसमें भी वी नहीं देगा तो भी हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि यार बिकॉज वॉल फिक्स्ड है इस तरीके से ऐसे, तो वो सिर्फ इस ही डायरेक्शन में जा सकता है। समझ आया। यहाँ पे भी हमें पता है कि वो बॉल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है तो ग्राउंड के पैरेलल ही मूव करेगा। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो वो रिजिड जो उसका कांटेक्ट है उसके पैरेलल ही हमेशा मूव करता है। तो इस केस में भी हो सकता है वी आपको नहीं दे, तो वी हम चेक करेंगे कि यार ये इस चीज के कांटेक्ट में है, तो जब भी स्लाइड करेगा तो रहेगा हमेशा पैरेलल, ठीक है।
हाँ चलिए सर। एक और एग्जांपल सेम पे, अब आपने पूछा है तो एक और एग्जांपल दे देते हैं सेम पैटर्न पे, आपको आइडिया लगेगा कि वी एज्यूम करने का कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। देखें, ये रॉड है, प्लेन रॉड है, और ये इस बॉक्स के साथ रखी हुई है। ठीक, इस बॉक्स को हम मूव करा रहे हैं लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, सो u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। और at an instant when this angle is let's say 30 degree, so at this particular instant आपको बताना है what is the speed of tip of the rod. Okay, so let's say ये टिप है A और ये है B, so at given instant find the speed of end B of rod. चलो बताए कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई बी की एक स्पीड माननी पड़ेगी और परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट पे रिजॉल्व करके बराबर कर देंगे। तो देखें, अगर आपने टिप की स्पीड मानी कुछ ऐसे, क्या ये रॉड है और लेट्स से इस टिप की स्पीड है आगे की तरफ कितनी, v, डन। तो कांटेक्ट कैसा होगा आप बताओ, कांटेक्ट कैसा होगा यहाँ पर, ये होगा कांटेक्ट, ऐसा रहेगा कांटेक्ट। और कांटेक्ट का परपेंडिकुलर कैसा रहेगा, इस तरीके का परपेंडिकुलर। अच्छा, कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट का परपेंडिकुलर हो गया, और लेट्स से ये हमने पुलिंग नेचर का u भी बना दिया, u इज इक्वल टू 10। तो बताओ v क्या आ जाएगा, v इस तरफ का ऑब्जेक्ट है ना, तो इस कांटेक्ट को पुश कर रहा है v, और ये पुल कर रहा है बेसिकली। तो मतलब v कैसा हो जाएगा, v नेट अगर परपेंडिकुलर के अलोंग 0 करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो v पुश कर रहा है वो नेगेटिव हुआ और जो पॉजिटिव है वो 10 है, इज इक्वल टू 0। v कितना आ जाएगा 10। बताओ करेक्ट है या हमने कुछ गलती की इसमें। इस क्वेश्चन में कुछ हमने गलत है या करेक्ट किया। मैंने क्या बताया था, वी एज्यूम करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। अगर क्वेश्चन में दिया है यू आर लकी, बट अगर नहीं दिया है तो यू नीड टू बी प्रॉपर श्योरिटी होना चाहिए कि वी कैसे एज्यूम करेंगे। आपको लगता है कि रॉड का टिप इस तरीके से मूव करने वाला है, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा या कुछ और होगा रॉड के टिप की डायरेक्शन, ऊपर होगी स्ट्रेट। स्ट्रेट किस तरीके से, कांटेक्ट मेंटेन करने का ट्राई करेगी। जब ये चीज आगे जाएगी तो रॉड ऐसे गिरेगी ना, समझ आ रहा है सबको। हाँ अरे सर। ये पॉइंट समझ आया सबको कि जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे जाएगा तो रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़े ना गिरेगी, रॉड तो ऐसे स्लाइड होगी ना, ऐसा रोटेशन टाइप की फीलिंग आएगी ना रॉड में। तो जब ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे जाएगा तो रॉड ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरेगी ना, ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो था। अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर ये गलत हो गया। ओके, तो समझ आया सबको, आयुष हाँ सर। समझ आया क्या यूज है इसका, क्या क्या क्यों इंपॉर्टेंट है वी को पहले डिनोट करना। अगर वी को सही से नहीं किया तो फिर सही नहीं आएगा आंसर। तो ये वी हो गया, ये ऑलरेडी हमें पता था 30 डिग्री, ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये थीटा 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना है 60 डिग्री है। तो इसका मतलब वी नेट 0 में ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई सबको। तो वी करेक्ट वी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इनडायरेक्टली वी कंप्रेस कर रहा है, बट हमें v का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो आ जाएगा v cos 60 डिग्री प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये कितना आ जाएगा cos 60 1/2। 20। हाँ, सो इसका मतलब v इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू 10, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20। ठीक, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टिप का स्पीड क्या होगा। कई बार ये पूछता है विद व्हाट स्पीड इट विल स्लाइड डाउन। ठीक है, मतलब लेट्स से यहाँ पर कोई पार्टिकल होता
या लेट्स से कुछ पॉइंट होता, अगर ये पूछे कि विद व्हाट स्पीड इट विल स्लाइड डाउन अलोंग द बॉक्स, तो अलोंग द बॉक्स इसका Vertical मतलब हमें ये स्पीड निकाल ली है और इसका कंपोनेंट हमें निकालना होगा। समझ आया? तो कई बार ये पूछ सकता है स्पीड अलोंग द वर्टिकल सरफेस ऑफ बॉक्स। स्पीड अलोंग वर्टिकल सरफेस ऑफ बॉक्स। सो ऑलरेडी हमने थीटा सारे डिफाइन कर दिए थे, तो ये क्या आया था, ये v के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 आया था ना, 30 और ये 30 डिग्री आएगा। तो बेसिकली इधर साइन 60 या फिर cos 30 बोल सकते हैं। सो अलोंग द बॉक्स क्या हो जाएगा, v cos 30 डिग्री, बेसिकली क्या हो जाएगा 20 इंटू रूट 3/2, तो 10 रूट 3 जैसा स्पीड उसे फील होगा अलोंग द सरफेस। तो v का इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या? v का इंपॉर्टेंस समझ आया सबको? ओके गुड। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं कि यार ये जो सेटअप है, ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन और इन सब का, इनको हम प्रॉपर जो पीछे हमने एनएलएम पढ़ा हुआ है वहां पर भी यूज कर सकते हैं। वहां पर कैसे यूज कर सकते हैं देखें। अभी मैंने सिर्फ आपसे स्पीड या एक्सेलरेशन रिलेशन पूछा है, पूरा क्वेश्चन भी तो सॉल्व करवा सकता है ना आपसे। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं। देखें, सपोज ये एक वेज है, और सबसे अच्छी बात ये फ्रिक्शनलेस है। अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ते थे, ये वेज मूव करता था क्या? नहीं, ये वेज क्या था, फिक्स था। जितने भी हमने क्वेश्चन वेज के पढ़े हैं, ये वेज क्या था, फिक्स था। अभी वेज क्या है, फ्रिक्शनलेस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक बॉक्स रख दूं, लेट्स से एक बॉक्स रख देते हैं स्मॉल एम मास का, और इस वेज का मास लेट्स से कुछ सिमिलर मान लेते हैं या कैपिटल एम मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेट्स से कैपिटल एम मान लेते हैं। तो बताना है कि इस वेज का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब वेज को एक्सेलरेशन क्यों आएगा, ये तो नीचे जाएगा, बट ये एक नॉर्मल भी तो लगाएगा ना, याद है, इस पे एक नॉर्मल लगेगा, तो ये वेज पे भी तो एक नॉर्मल लगाएगा ना। समझ आया सबको? सिनेरियो समझ आया कि ये एक नॉर्मल लगाएगा तो वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा। अब वेज क्या होता था, फिक्स होता था, तो क्या ये नॉर्मल वेज को कुछ कर पाएगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो अगर ये फिक्स No. नहीं है, तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऐसे वेज को चला देगा ना इस तरफ। यस सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखना कि अगर ये वेज चल दिया तो क्या ये जी साइन थीटा बस फील आएगा, इसे ये कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा ना, क्योंकि इसके नीचे का तो सरफेस हट गया ना, वो तो इधर आ गया। तो इसका Yes. मतलब ब्लॉक का भी थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा ना, सर जी साइन थीटा से नीचे नहीं आएगा, वो इधर पे भी तो थोड़ा सा आएगा ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हमने रिलेट करने वाले हैं अब हम कंस्ट्रेंट रिलेशन को। आंसर जी साइन थीटा होगा क्या, ये बॉक्स जी साइन थीटा से स्लाइड करेगा क्या? नहीं। फिर से देखना क्या समझाया मैंने, इस पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल, तो भाई अगर इस पे नॉर्मल पुश कर रहा है तो इसे भी तो पुश करेगा नॉर्मल। जब ये फिक्स था तब कोई टेंशन नहीं थी, नॉर्मल बैलेंस मतलब ग्राउंड से बैलेंस हो जा रहा था। अब जब फिक्स नहीं है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसे क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में मूव करा देगा। समझ आया नहीं ये वाला पार्ट? अच्छा, हाँ सर। नॉर्मल का एक कंपोनेंट अगर मूव करा देगा तो ये ब्लॉक यहाँ से तो स्लिप कर गया ना, और हमें पता है कि ये ब्लॉक को कांटेक्ट में रहना है, इस ब्लॉक को कांटेक्ट में रहना है इस ब्लॉक के साथ, तो ये ब्लॉक नीचे भी तो आएगा ना फिर थोड़ा सा। तो अगर मैं पूछूंगा कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो सिर्फ जी साइन थीटा बोलोगे या फिर इस वाले के साथ रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करोगे, बताओ। रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस A1 a2 स्क्वायर करेंगे ना। यस सर। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पर हमें यूज होने वाला है। तो हमें इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से, मैंने थ्योरी बता दी कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें चाहिए फाइंड द एक्सेलरेशन
find the acceleration of wedge and block with respect to ground. ग्राउंड से देखने में कैसा दिखेगा दोनों. ऑल्सो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विद रेस्पेक्ट टू वेज कितना दिखेगा. तो वेज के रेस्पेक्ट में भी जी साइन थीटा नहीं दिखेगा आपको. क्यों? क्योंकि अगर वेज चल रहा है तो वेज का भी तो एक्सेलरेशन इसको दे दोगे आप. तो इवन विद रेस्पेक्ट टू वेज भी अलग ही होगा. सो ऑल्सो फाइंड acceleration of block with respect to wedge. तो दोनों चीजों को हम देखेंगे कि दोनों चीजें कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं. ओके तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो पहले सबको समझ में आ गया. तो कॉन्सेप्ट का फिगर बना लेते हैं. क्या होगा? ये बॉक्स है, सारे फोर्सेस इस पे दिखा देते हैं और ये वेज है हमारा. ये वेज हमने अलग बना दिया यहाँ पर. डन. अच्छा इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M. इन दोनों में कौन सा फोर्स है जो ऐसे डील करने वाला है इनको? ये नॉर्मल. यहाँ पर क्या लग रहा है? नॉर्मल. अच्छा सेम नॉर्मल इसको भी फील होने वाला है इस तरीके से. नॉर्मल. ठीक. अब हमें क्या एज्यूम करना होगा? फोर्स दिखाने के बाद हमें एज्यूम करना होगा कि कौन कहाँ पर जा रहा है. तो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? A1 से. डन. और लेट्स से ये A1 से जा रहा है नीचे की तरफ और फिर कुछ A2 एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि बॉक्स कहाँ पर जा रहा है? कुछ A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है. तो मतलब डिफरेंट टाइप में आपको देखने को मिल सकता है. तो अगर हम चाहें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये बॉक्स थोड़ी देर में कहाँ आने वाला है? नीचे आने वाला है. और उस प्रोसेस में ये बॉक्स कहाँ जाने वाला है? आगे जाने वाला है. डन. तो हम इस तरीके से थॉट दे सकते हैं. तो किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. मैं प्रेफर करता हूं कि आप परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल के अकॉर्डिंग करें तो वो बेस्ट रहता है. सो लेट्स से ये हमने अपने अकॉर्डिंग किया. ये A1 हो गया. ये बॉक्स आगे कहाँ जा रहा है? मान लेते हैं ये बॉक्स आगे जा रहा है A2 से. तो उसके वजह से ये बॉक्स नीचे आ रहा होगा किससे? A3 से. स्टेप समझ आया सबको? ये बॉक्स नीचे जा रहा है, इसमें नॉर्मल लग रहा होगा, उसके वजह से ये बॉक्स स्लाइड करेगा A2 से. और ये बॉक्स अगर स्लाइड कर जाएगा तो ये बॉक्स नीचे आ रहा है किससे? A3 से. ठीक है. अच्छा सबसे पहले अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट रिलेशन की. किसकी? कंस्ट्रेंट रिलेशन. कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होगा? अगर दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है तो क्या होना चाहिए? अभी मैंने जो सिखाया है, कांटेक्ट ढूंढेंगे. ये कांटेक्ट हुआ, उसका परपेंडिकुलर हुआ ये. अब देखो बॉक्स कहाँ पर जा रहा है? ये जो ब्लॉक है हमारा वो जा रहा है A2 से आगे. और जबकि ये ब्लॉक नीचे किससे आ रहा है? A3 से. समझ आया सबको? ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A3 से जबकि बॉक्स आगे जा रहा है A2 से. अच्छा एंगल देख लेते हैं. तो ये एंगल थीटा ही होगा बिकॉज ये इंक्लाइन प्लेन थीटा पर है. तो ये एंगल थीटा होगा. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा टाइप. या फिर कंपोनेंट डायरेक्टली कर देंगे. यहाँ पर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? A2. कौन सा कंपोनेंट आएगा A2 का यहाँ पर? साइन थीटा वाला आएगा. अच्छा कंस्ट्रेंट रिलेशन V नेट along द परपेंडिकुलर क्या होगा? 0 होगा. तो बेसिकली A3 कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है और A2 का कंपोनेंट इलांगेट करने का ट्राई कर रहा है. A2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहला एक रिलेशन यहाँ से आ जाता है अपना A3 को लेके कि A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 साइन थीटा. ठीक. अच्छा अब बताओ कि A2 को मूव कौन कराने वाला है? इस A2 को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कौन कराने वाला है वो देखना पड़ेगा हमें. डन. तो बताओ कौन कराएगा इसको मूव? बड़े वाले ब्लॉक को मूव कौन कराने वाला है? नॉर्मल का कंपोनेंट. नॉर्मल का कंपोनेंट. तो कर लेते हैं यार.
देखें ये लेट्स से नॉर्मल है, मैं पूरा फुल ड्रॉ कर रहा हूं और हमें पता है कि जा रहा है आगे, ठीक। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये होगा 90 माइनस थीटा। तो नॉर्मल का कंपोनेंट इसे आगे की तरफ मूव कराएगा, a2 एक्सेलरेशन देगा। तो नॉर्मल का कंपोनेंट n इंटू, ये अपना n हो गया नॉर्मल। बताओ नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट होगा, cos 90 माइनस थीटा यूज करेंगे, cos 90 माइनस थीटा। ऑलरेडी मैंने बोला है cos 90 माइनस थीटा वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये देगा हमें क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। डन। तो यहाँ पर m क्या है, कैपिटल M है, और a क्या होगा, a2। क्लियर। तो इसका मतलब a2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा n cos थीटा की जगह ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा sin theta ओवर sin m। theta by m। तो इसका मतलब ये हुआ कि a2 भी आने लग गया और a3 भी पता चल गया। प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज अननोन है, कौन सी चीज हमने अननोन वाली यूज की है, n n a1 n अननोन है ना, n अभी अननोन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो n का यूज क्या है, बेसिकली n का यूज है m वाले ब्लॉक को मूव कराने में ना। तो इसका मतलब ब्लॉक को बना लेते हैं। अच्छा ब्लॉक पे फोर्सेस देख लेते हैं, देखना ब्लॉक पे फोर्सेस एक लग रहा होगा इधर n, एक नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। डन। तो हमने क्या एज्यूम किया है कि यार इसको इस तरफ कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, a2 का, और इस तरफ कितना मिल रहा है, a1 का। तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना। इस तरफ mg का कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos cos theta थीटा, और इस तरफ क्या आएगा, mg sin थीटा। sin theta, अब ये बताओ क्या n इज इक्वल टू mg cos थीटा करोगे क्या, ये करेंगे क्या, नहीं। क्यों, no sir क्योंकि हमने तो देखा कि ये बॉक्स नीचे भी जा रहा है ना, और नीचे जाने का मतलब ये है कि mg cos थीटा क्या होगा, n से n से ज्यादा ज्यादा होगा mg cos थीटा। मतलब बेसिकली n कम पड़ जाएगा। क्यों, फील करने वाली बात है यार, ये बॉक्स जब आगे लेके जाओगे तो ब्लॉक में क्या कांटेक्ट फुल फोर्स पे काम करेगा क्या, नहीं ना। ऐसा कांटेक्ट लूज होने की फीलिंग आएगी ना, जैसे ये बॉक्स आगे जाएगा ये बॉक्स उसको कवर अप करने का ट्राई करेगा। तो मतलब कांटेक्ट लूज वाली वहां पर फील आने वाली है, कांटेक्ट लूज, ठीक है। इक्वेशन कर लेते हैं, mg sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, m इंटू a1। तो a1 तो क्लियर हो गया, a1 कितना आ जाएगा, g sin थीटा। a1 की तो कोई टेंशन नहीं है, तो बहुत पहले से हमें क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बदल जाएगा, देखूं तो mg cos थीटा आगे जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू a2। ये वैल्यू यहाँ पर आएगी mg cos थीटा के टर्म्स में। तो बेसिकली अगर देखें तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉरी a3, और a3 का रिलेशन हमें यहाँ पर पता है, a3 का रिलेशन हमें पता है। सो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो ये इक्वेशन 1 मान ले, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो ये mg cos थीटा रहेगा माइनस n, और a3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें a2 sin a2 theta sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया a2 sin थीटा, ठीक है। और देखो a2 को फिर से हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल के टर्म्स में। तो यहाँ से हम सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ऐसे थीटा थीटा के टर्म्स में देखोगे तो मे भी टफ लगेगा आपको, बट अगर आप स्टेप वाइज देखोगे, वेज का a2 सॉल्व किया, वेज का सॉल्व किया, कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाया, और ब्लॉक का सॉल्व किया, बस 2 बार एनएलएम लगा दिया हमने, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाला कॉन्सेप्ट। बाकी तो बस वेरी कराना है। तो a2 की वैल्यू देखो क्या है, n sin थीटा बाई कैपिटल M। तो ये हो गया mg cos थीटा माइनस n, और ये क्या हो गया, स्मॉल m इंटू a2 की वैल्यू है n sin थीटा अपॉन कैपिटल M इंटू साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके n को इस तरफ ला सकते हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू कैपिटल M g cos थीटा, फिर यहाँ पे n इंटू एम भी रहेगा। सो ये हो जाएगा n इंटू एम माइनस, इस तरफ आ जाएगा प्लस, सो n इंटू कैपिटल M प्लस
स्मॉल m इंटू एन इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अभी n की वैल्यू यहाँ से आ गई, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M g cos थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर और वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करें तो n और m रह जाएंगे, तो m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर स्मॉल m सेम हो जाए, इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, देन यूजुअली पता है क्या करता है, कैपिटल M आपको दे देता है लाइक ऐसा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, समझ आया। तो स्मॉल m के टर्म्स में जब यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो बन जाता है आपको वैल्यू, स्मॉल m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, एक स्मॉल m बचेगा, मतलब mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन जाता है एज अ नॉर्मल इस केस का। ठीक है, तो इस पार्ट में हम नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सेलरेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया A2 और ये सब। अब क्या पूछा था हमसे, दो चीजें पूछा था, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो हमें पता है ब्लॉक क्या क्या एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और इस तरफ, ये A2 और ये A1, तो A नेट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। समझ आया, A3 ना, हाँ सॉरी A3, ये A3 है, ये A3 है। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर देखें, विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो इसका मतलब ये है कि वेज के रेस्पेक्ट में तो वो बस सिर्फ क्या हो रहा है, अगर वेज पे बैठ के देखोगे तो वो नीचे सिर्फ किससे जा रहा है, जा रहा है ना, विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर देखोगे तो वो सिर्फ A1 से नीचे जा रहा है, सो A नेट बेसिकली क्या होगा, सिर्फ A1 होगा, और A1 हमने सॉल्व किया है, क्या आंसर आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं उसको, जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो A1 A3 ये सारे रिलेशन हम फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ओके, सबको समझ आया नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, और सबके एक्सेलरेशन वगैरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, एक और सिंपल मेथड है। ये मेथड तब काम आता है जब हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल वगैरह। लेट्स से हमें नॉर्मल नहीं चाहिए तो अल्टरनेट मेथड देख सकते हैं। देखिए अल्टरनेट मेथड में एकदम अलग टाइप का सिनेरियो समझाएंगे, क्या कि हमें पता है, लेट्स से मैंने एज्यूम किया है कि ये ब्लॉक पीछे जा रहा है किससे, A2 से, ठीक, और ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है किसी A1 से। अच्छा बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि इस ब्लॉक को इसके कांटेक्ट में रहना है, मतलब थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया और ये छोटा वाला ब्लॉक यहाँ कहीं पे पहुंच गया, फिर भी अगर ये ब्लॉक बिल्कुल इसके साथ चल रहा था तो इसका मतलब इस ब्लॉक के पास भी एक एक्सेलरेशन होना चाहिए था ना, A2 जितना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फाइनल निकालूंगा A नेट, तब A नेट इतना सिंपल नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि M बॉक्स पर जो मैंने एक्सेलरेशन एज्यूम किए वो कैसे हैं, ये A1 है और ऐसा A2 एज्यूम किया है, तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कर दोगे क्या, नहीं, तो इसलिए ये जो A2 है इसकी वैल्यू भी अलग आएगी और इसके अकॉर्डिंग हम वहां पर सॉल्व भी अलग करेंगे। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मेथड सबको समझ आया कि अगर ये A2 है तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी A2 से जा रहा है, मतलब पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, A2 से जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स होगा क्या, नेट फोर्स, नहीं, क्योंकि नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा तो इसमें भी तो नॉर्मल का कंपोनेंट लगेगा ना, तो इसका मतलब कंसिडर होल सिस्टम
अभी हमने अलग अलग सॉल्व किया था, जब मैं पूरे को मान लूंगा तो नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या कोई अलग से फोर्स लग रहा है क्या? हाँ सर। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये पूरा एक सिस्टम है, तो सिर्फ क्या फोर्स लग रहा है? ओनली वेट mg लग रहा है सिर्फ, समझ आ रहा है? ओनली फोर्स। सो अगर मैं पूरा सिस्टम देखूं, सो इन हॉरिजॉन्टल एफ नेट क्या होगा? इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक, बट एफ नेट क्या है? 0 है, ठीक। अच्छा एम इंटू ए बताओ क्या क्या होगा? एम इंटू ए, तो देखो क्या क्या है एम इंटू ए में, ये आगे जा रहा है ए टू से, ये भी आगे जा रहा है ए टू से, इधर किससे जा रहा है? ए वन से, तो इसका कंपोनेंट करेंगे ना हॉरिजॉन्टल में। डन। सो ये कितना आ जाएगा? ए वन कॉस थीटा। तो नेट सारे एक्सेलरेशन हमने हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर लिए, और वो आने चाहिए क्या? 0। मतलब स्मॉल एम इंटू ए टू प्लस कैपिटल एम इंटू ए टू माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है स्मॉल एम इंटू ए वन कॉस थीटा। तो बेसिकली ये रिलेशन हमें बताएगा ए वन ए टू के बारे में। तो पॉइंट समझ में आया सबको? इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये हो गई एक इक्वेशन पूरी, जो ए वन और ए टू में हमें रिलेट करेगी, ठीक। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी ए वन और ए टू में। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर हम लगा दें, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखें तो कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ जी साइन थीटा लग रहा है ना। सो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देख लेते हैं, अलोंग द प्लेन, तो इधर क्या लग रहा होगा? जी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन कितना है? ए वन ये है और ए टू का कंपोनेंट है। समझ आया? प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं आया था? क्योंकि ए टू हमने परपेंडिकुलर माना था, इसलिए ए थ्री परपेंडिकुलर माना था, इसलिए जी साइन थीटा में ए थ्री का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट अभी ए टू का तो रहेगा ना। सो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में क्या आ जाएगा? इसका वहां पर कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, मतलब क्या आएगा? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए इधर सपोर्ट में आ रहा है और ए टू उसको अपोज कर रहा है, तो मतलब होगा एम इंटू ए वन माइनस एम इंटू ए टू कॉस थीटा। सो एम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा और ए वन ए टू में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। तो आप देख रहे हो, एक इक्वेशन यहाँ से और एक इक्वेशन यहाँ से, दोनों सॉल्व हो जाएंगे ए वन ए टू। डन। 2 इक्वेशंस and 2 unknowns। A1 and A2 सॉल्व कर देंगे, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। जब थीटा पता होगा तो और m भी पता होगा तो जल्दी से आंसर एग्जैक्ट सॉल्व कर पाएंगे हम तुरंत। तो ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है, जिसमें हम क्या मानते हैं? होल सिस्टम को कंसिडर करते हैं। बट इसमें क्या नहीं आता? इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ पाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। याद है ना, होल सिस्टम से हम सिर्फ क्या निकाला करते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मल निकालते हैं। इस वाले से क्या करते हैं? हम पहले ही नॉर्मल निकाल के रख लेते हैं, फिर उसके बेस्ड पे साथ में ही एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा सॉल्विंग में डिफरेंस था। तो ये क्वेश्चन समझाने का पर्पस था, ये काफी एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ ले, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन का। नीट वाले स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट रिलेशन में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीट वालों को इतना कंस्ट्रेंट रिलेशन लगाने के लिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही इसमें कभी नॉर्मल उनको पूछा जाएगा दोनों मूविंग में, ना ही इस पे कभी दोनों पे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। तो ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। सो कल हमने डिस्कस कर लिया था, स्ट्रिंग डिस्कस कर लिया था, कंस्ट्रेंट और रिजिड कंस्ट्रेंट डिस्कस कर लिया था, इंक्लाइन प्लेन। आज हम मिक्स कंस्ट्रेंट डिस्कस करने वाले थे, जिसपे हमने स्ट्रिंग और ब्लॉक दोनों टाइप को मिक्स करके अगर हम चेक करें तो दोनों टाइप को मिक्स करके कर लेते हैं। क्या? स्ट्रिंग प्लस रिजिड कंस्ट्रेंट। तो ये सिचुएशन देख लेते हैं जिसमें स्ट्रिंग और
रिजिड, दोनों कंस्ट्रेंट को मिला के सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों कंस्ट्रेंट को मिला के देखें, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, इसका मतलब इसमें दोनों चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी। मतलब सपोज मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ और उसके थ्रू बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से ये पुलिस है, ओके, और लेट्स से ये थ्रेड के थ्रू ये बॉक्स है यहाँ पर, ओके। तो लेट्स से थ्रेड इस तरीके से, जो ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस तरीके से थ्रेड वहाँ पर है, इस बॉक्स के साथ भी अटैच है इस तरीके से। अभी प्रॉब्लम देखो इस क्वेश्चन की, अगर मैं बॉक्स को मूव करूंगा, देखें अगर इस बॉक्स को, ये जो बड़ा बॉक्स है, इसे मैंने कुछ स्पीड दी इनिशियली u इज इक्वल टू 10, तो ये बॉक्स इससे हैंग कर रहा है, ये पुलिस इससे हैंग कर रही है, तो ये जब आगे मूव करेगा तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ जाएगा यहाँ पर, बट ये वाला ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में भी तो रहेगा, इसको हमेशा इसके साथ कांटेक्ट में भी रहना है। तो इसका मतलब इसमें क्या आएंगे, दो टाइप के कंस्ट्रेंट आ जाएंगे, एक तो स्ट्रिंग वाला आ जाएगा और एक रिजिड वाला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिजिड वाला तो बहुत सिंपल दिख रहा है कि अगर ये 10 से जा रहा है तो इस पे परपेंडिकुलर पे स्पीड क्या होनी चाहिए, 10। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक। तो देखिए क्या सिचुएशन होगी, पहले स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखें, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स बना देंगे। अच्छा, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, बॉक्स कहाँ आएगा, सिर्फ नीचे मूव करेगा। बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग अगर मैं बोलूं तो बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग बॉक्स कैसे मूव करेगा, नीचे कुछ v1 स्पीड से मूव करेगा, तो इस एंड की स्पीड कितनी हो गई, v1, डन। अच्छा, ये पुली आगे जा रही है किससे, u से, तो ये एंड कैसा फील करेगा, u, ये एंड भी कैसा फील करेगा, u। बट बताओ इस वाले एंड का कोई कंपोनेंट आएगा क्या अलोंग द थ्रेड, नहीं आएगा, तो ये वाला u तो वेस्ट है, सिर्फ इस थ्रेड का u काम आएगा। यहाँ पर क्या है, ये तो वॉल टाइप है, मतलब ये फिक्स्ड है, 0 0 0। इस एंड को क्या फील हो रहा है, u की स्पीड, क्लियर। तो इसका मतलब ये u किसी काम का नहीं है, अलोंग द थ्रेड में ये u काम में नहीं आएगा। तो अलोंग द थ्रेड में देखो कौन सा u काम आएगा, v1 क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, सो प्लस v1 होगा, फिर u क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, माइनस u होगा, ये u भी क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इज इक्वल टू 0। बाकी आपको समझना है, बाकी सारे जीरोस मैंने नहीं लिखे हैं। सो वी नेट इज इक्वल टू 0 में हमने यहाँ पर लिखा, सो v कितना आ गया, v1 कितना आ गया, 2u जितना। समझ आया, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सबको समझ आया। अच्छा, अब रिजिड कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। रिजिड कंस्ट्रेंट मतलब ये बॉक्स है, ये कांटेक्ट है और ये परपेंडिकुलर है। अब अगर ये पीछे वाला बॉक्स पुश कर रहा है किससे, u से, तो इसका मतलब इस वाले बॉक्स के पास कोई नई स्पीड आएगी ना, मान लेते हैं कुछ v2, तो क्या होनी चाहिए एज पर रिजिड, v नेट अलोंग द परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, 0। तो u क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब माइनस u, और v2 क्या कर रहा है, आगे एलोंगेट करने का ट्राई कर रहा है, आगे जा रहा है कांटेक्ट से, 0। तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, u जितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेट स्पीड ऑफ द ब्लॉक, सो नेट स्पीड √10 स्क्वायर प्लस या ऑफ ब्लॉक। तो बेटा ब्लॉक को चेक करो कि ब्लॉक में क्या क्या स्पीड है। तो ये हमने ब्लॉक बनाया, ज़्यादा हो गया, ये हमने ब्लॉक बनाया, यहाँ पर देखें इसके पास एक स्पीड है v1, कितनी है वो 20, और एक स्पीड है v2, वो कितनी है 10। तो v नेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर, √10
V1 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो वो आप समझ जाएंगे। v1 मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 कॉमन ले लेंगे √5। समझ आया सबको कि किस Yes, तरीके sir. से रिजिड और स्ट्रिंग दोनों को यूज करना है। अगर मैं पूछूं विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, नेट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स नीचे जा मतलब ये वाली हट जाएगी ना, क्योंकि बॉक्स के रिस्पेक्ट में तो वो साथ साथ चल रहा है ना, तो विद V1 रिस्पेक्ट टू बॉक्स सिर्फ क्या होगी, v1 होगी। सो विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स v1 कितनी आएगी, सिर्फ 20 आएगी। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान देना है, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स ये v2 वाली तो कैंसिल आउट हो जाने वाली है। तो ये रिजिड का समझ में आया सबको, स्ट्रिंग भी लगा दिया हमने और रिजिड भी लगा दिया। यहाँ पे रिजिड क्या था, सिंपल था, रिजिड बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट आ रहा था, बट मिस हो जाता है ना, लोगों को ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पर रिजिड भी आने वाला है, सिर्फ स्ट्रिंग लगा के आंसर दे देते हैं। क्या आंसर दे देते हैं, 20 करेक्ट है क्या, नहीं, रिजिड कांस्टेंट भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जिसमें थोड़ा सा रिजिड भी इंक्लाइन फॉर्मेट में है, मतलब सॉल्व करके लेके आना पड़ेगा। तो देख लेते हैं सिचुएशन। ओके, तो देखो u हमने इसे 10 दिए, तो अभी क्या क्या होगा, ये रोप फ्री होगी, जब ये आगे जाएगा तो ये रोप फ्री होगी, सबको समझ आया। तो ये रोप फ्री होगी मतलब ये बॉक्स नीचे जाएगा। थॉट समझ में आ रहा है सबको कि ये जो बॉक्स है जब रोप फ्री होगी, ये रोप है इस तरीके से, अगर ये बॉक्स आगे जाएगा ये बड़ा वाला, तो इसका मतलब रोप फ्री होगी, तो ये बॉक्स कहाँ आएगा, नीचे आएगा along द सरफेस। तो लेट से इसके पास क्या है कि स्पीड आ गई v1। अच्छा, v1 के साथ साथ एक और स्पीड आनी चाहिए, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर v2। समझ आया सबको। तो v1 किससे निकालेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, और v2 किससे निकालेंगे, रिजिड कंस्ट्रेंट से। समझ आया सबको। तो देख लेते हैं, स्ट्रिंग निकालते हैं पहले, चलो सॉल्व करें। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, स्पीड दे देते हैं, ये वाला डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, v1, इस एंड की स्पीड कितनी है, 0, 0 इस एंड की स्पीड कितनी है, पुली लगी है यहाँ पे, क्या बताया था, अगर पुली मूव हो रही है तो उसके दोनों एंड सेम पुली के साथ मूव होंगे, तो ये कितना होगा, u 10. अच्छा, ये एंड क्या होगा, ये एंड ऐसे मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, बताएं, u Horizontal इधर होगा या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि अलोंग द पुली होगा, हमेशा मैंने बताया क्या होगा, अलोंग द पुली होगा u। तो बेटा हमें तो हमेशा किसके अलोंग चाहिए, थ्रेड के अलोंग चाहिए ना, Thread के अलावा. ये थ्रेड अगर थीटा है तो ये थीटा के अलोंग सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं वी नेट, ठीक है, तो अभी वी नेट इज इक्वल टू अलोंग द थ्रेड 0 कर देते हैं। तो अलोंग द थ्रेड पहले v1 एलोंगेट कर रहा है, तो v1 पॉजिटिव, फिर u क्या कर रहा है, u का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, Elongate. एलोंगेट करेगा u का कंपोनेंट, तो प्लस u इंटू कॉस थीटा, फिर ये वाला u क्या कर रहा है, Compress. कंप्रेस कर रहा है, माइनस u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से v1 कितना आ गया, v1 आ गया u माइनस u कॉस थीटा।
ठीक है, तो जो भी cos थीटा होगा वो हम निकाल देंगे। तो v1 कितना आएगा, u1 माइनस cos थीटा। अब मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये वैल्यू तो निकाल ही देंगे। तो v1 समझ आया सबको? यस सर। पक्का ना, v1 में किसी को कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट रिजिड वाला बताओ, रिजिड सॉल्व कर लेते हैं। रिजिड, रिजिड में क्या होगा, पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कॉन्टैक्ट, ये हो गया कॉन्टैक्ट। फिर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखेंगे क्या क्या वहां पे हम चेक कर रहे हैं। तो ये जो आगे वाला है, ये वेज, ये किससे जा रहा है, u से, u इज इक्वल टू 10, ये थीटा है। और वो ब्लॉक को हमने किस तरफ माना है, v2, इस तरफ। तो ब्लॉक को हमने माना है v2। तो रिजिड कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, u का एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा इसे, u u sin theta minus v2. साइन थीटा। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ऐसे, v2 कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है, माइनस v2 प्लस V2 u साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली v2 कितना आ जाएगा, u u sin theta. sin theta। U sin theta. अच्छा, और नेट स्पीड अगर हमें चाहिए, नेट स्पीड, तो ये आपने देख ही लिया है कि बॉक्स हमने ऐसे एज्यूम किया है, ये v1 था और ये v2 था। डन। सो v नेट कितना आ जाएगा, बेसिकली v नेट आ जाएगा रूट v1 ऑफ plus v1 स्क्वायर 1 प्लस plus v2। v2। कोई डाउट, क्लियर समझ नो आया सर। सबको? Yes, sir. यस। ओके, Yes. गुड गुड। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो सिचुएशन था, मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको सिखा दी हैं कि किस तरीके से नेट स्पीड हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर कि अगर ये, जैसे मैंने दूसरा केस समझाया था ना, बहुत सारे बुक में आपको इस टाइप पे मिल जाएगा एग्जाम्पल में सॉल्व, कि ये बॉक्स को अगर हम ए कुछ 10 से लेके जा रहे हैं, तो ये बॉक्स भी आगे किससे जाना चाहिए, 10 से। बट आगे जाने के साथ साथ स्लाइड भी होगा। तो पता है प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब हम इस रिजिड कॉन्टैक्ट सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आपने 10 को 10 एज्यूम कर लिया। बट जब आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सॉल्व करोगे तो इस 10 का भी क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से भी कुछ बुक में सॉल्व होगा, बट वहां पर क्या चीज होगी, इस 10 का भी एक कंपोनेंट आएगा। और बाद में हम इस तरीके से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वेक्टर रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे है, हम इसके दो कंपोनेंट करेंगे, ये और ये। डन। फिर दिस माइनस दिस होगा एक, मतलब a1 टाइप, और ये होगा a2 टाइप, फिर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करेंगे। समझ आया ये पॉइंट, कि इस टाइप का a2 ले लेने से प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, बट v1 तब अलग आता। क्यों? क्योंकि मैं एज्यूम ऐसे करता कि ये v1 से नीचे जा रहा है और आगे किससे जाएगा, 10 से, बिकॉज u 10 से जा रहा है। तो हमें फिर थ्रेड के अकॉर्डिंग निकालते तो v1 भी अलग आ जाता, v1 इतना नहीं आता, इसके जैसा v1 नहीं आता। और फिर बाद में नेट निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देना पड़ता, या फिर कंपोनेंट करके सॉल्व करना पड़ता। पैटर्न समझ आया? तो मेथड 2 मैं ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चले लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, स्पेशल पॉइंट टाइप में। अच्छा, स्पेशल पॉइंट मतलब क्या है, कई बार यार ये आइडेंटिफाई कर पाना टफ होता है। जो मैंने अभी बताया v1 v2 ये सब, ये आइडेंटिफाई कर पाना टफ होता है। मतलब व्हेन ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया कि v1 किस अलोंग होगा, v2 किस अलोंग होगा, ये आइडेंटिफाई कर पाना अगर टफ है, when it is difficult to find नहीं, मतलब डायरेक्शन, मतलब प्रेडिक्ट करना, when it is difficult to predict the direction of velocity of any point, then write
the distance relation and differentiate it to find the velocities. क्लियर? मतलब क्या सिचुएशन है कि यार अगर मैंने डिस्टेंस लिख दिया है, सपोज ये x है और मैंने फाइंड किया dx बाई डी टी, सो dx बाई डी टी मतलब क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन की स्पीड ही तो हो जाएगी ना। ठीक है, देखो एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे डिफिकल्ट बनेगा और कैसा क्वेश्चन होगा। सपोज मैंने आपको यहाँ पर दे दी एक रॉड, ठीक, ये एक रॉड है। अब रॉड में आपको दे दिया कि यार ये रॉड फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली मतलब स्लाइड हो रही है, फ्रीली स्लाइड हो रही है तो कैसे स्लाइड होगी, इस तरफ मान लेते हैं इसकी स्पीड है कुछ v1, अगर इस तरफ v1 है तो इस तरफ कुछ स्पीड आएगी v2। अच्छा, तो यार आप फील करो, क्या ये पॉइंट डायरेक्ट नीचे आ जाएगा क्या, मिड पॉइंट क्या डायरेक्ट ऐसे नीचे आ जाएगा क्या? जब ये रॉड इधर स्लाइड करेगी और ये आगे की तरफ जाएगा तो ये मिड पॉइंट कुछ ऐसे आएगा ना, आप फील कर पा रहे हो? क्योंकि जब ये रॉड पूरी गिर जाएगी ऐसे, पहले मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर आ गया, तो ऐसा कुछ वेलोसिटी आया होगा ना उसका। पॉइंट समझ में आया? तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या कि किस एंगल पर है v? तो एग्जाम्पल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, इट इज हार्ड टू डिटरमाइन exact direction of mid point। क्लियर? मिड पॉइंट की एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चलेगी क्या? नहीं। तो जब एग्जैक्ट डायरेक्शन ही पता चलेगी तो कंपोनेंट कैसे करोगे, कर पाओगे क्या कंपोनेंट? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़े ही सिंपल मैनर में क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस रिलेशन। तो डिस्टेंस रिलेशन हमें पता है, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट क्या होती है, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट। बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? अगर आपको x और y पता है तो मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, x/2 और y/2 पर होता है ना। तो इसका मतलब x अगर मिड चाहिए तो वो क्या हो जाता है, x1 + x2/2, एंड y मिड पॉइंट चाहिए होता है तो वो क्या हो जाता है, 1 + y/2। अच्छा, और डायरेक्टली अगर मुझे पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ मिड, तो फिर डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ पोजीशन ऑफ 1 + पोजीशन ऑफ 2 / 2। कोई डाउट? अच्छा, अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, dr ऑफ मिड पॉइंट ओवर dt इज इक्वल टू 1/2 तो होगा नहीं, डिफरेंशिएट सिर्फ क्या आ जाएगा, dr1/dt प्लस dr2/dt। तो बेसिकली dr/dt तो क्या हो गई, वेलोसिटी ही हो गई ना। ओके, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट की स्पीड क्या आ जाएगी, वो सिंपल आ जाएगी, v1 की स्पीड प्लस v2 की स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पर्पस बताया मैंने कि कैसे डिस्टेंस वाले रिलेशन को ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जब मैं वैल्यूज दे देता हूँ, देखें कैसे अप्रोच करना है। मैं वैल्यूज दे के देखता हूँ, आप लोग और बेटर कर पाओगे। सपोज यहाँ पर ये v1 है 10, या लेट्स से u इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन है at given
instant, find speed of मिड पॉइंट। अच्छा, तो मिड पॉइंट की स्पीड के लिए अभी किसकी स्पीड पता होना चाहिए, जरूरी है? ये वाले एंड की। अगर मिड दोनों पॉइंट end। नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एंड कैसे जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि एट गिवन इंस्टेंट ये 37 डिग्री बना रहा है, तो इसे मान लेते हैं क्या V2। बताओ V2 कितना हो जाएगा, ये जस्ट V कितना हो जाएगा। तो कर सकते हैं इस तरीके से, ये लॉन्ग द रॉड है, ये एंड नीचे जा रहा है किस स्पीड से, U से, और ये आगे जा रहा है V से। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन ये कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया सबको? तो इसका मतलब जब हम कंपोनेंट बैलेंस करेंगे, यू क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, बट यू को कौन सा कंपोनेंट, cos 90 माइनस थीटा, ये कंप्रेस कर रहा है। वी का कंपोनेंट क्या कर रहा है, इलांगेट कर रहा है। elongate, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा और इक्वल कर लेते हैं इज इक्वल टू वी cos थीटा। सो बेसिकली वी कितना आ जाएगा, u tan थीटा। डन। सो u अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 37 कितना है 3 3 बाई by 4, 3/4, तो मतलब v कितना आ जाएगा 7.5। ठीक, तो 10 के जगह पर क्या लेते हैं 20 ले लेते हैं, क्यों टेंशन है, क्या ले लेते हैं 20। सो अगर u 20 है तो ये क्या हो जाएगा 20, तो ये v क्या आ गया 15। 15। अब देखो डाउट, अगर मुझे चाहिए स्पीड ऑफ मिड पॉइंट तो मैं क्या करूं, 20 प्लस 15/2 ये करूं, ये करेक्ट है क्या, नहीं, क्यों, वेक्टर, ये जो u है वो किस डायरेक्शन में है u किस डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप में, माइनस 20 जे कैप, और v किस डायरेक्शन में है, आई कैप। आई कैप में, 15 आई कैप में। तो ये उसका फाइनल आंसर होगा वी मिड। वी मिड जो फील होगा उसे मिड पॉइंट को होगा u प्लस वी बाई 2। सो u कितना है -20 जे कैप प्लस 15 आई कैप बाई 2, मतलब ये आएगा इसे 7.5 आई कैप -10 जे कैप। देख रहे हो, प्लस आई और माइनस जे, प्लस आई और माइनस जे बना लेता हूँ, ये प्लस आई है, ये माइनस जे है, और किस तरफ वेलोसिटी फील होगी, इस तरफ। याद है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फील कराया था आप लोगों को, देखो बताया था ना कि वर्टिकल से थोड़ा सा इस तरफ आएगा ना, क्योंकि एट द एंड मिड पॉइंट को इस तरफ गिरना है। तो कहाँ से क्लियर हो रहा है, इस वेक्टर से क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट कहाँ पर जा रहा होगा। डन, ये पॉइंट समझ में आया सबको, यस सर। पक्का, किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, अब एक सिंपल सा एग्जांपल, बस 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं कि डिस्टेंस को हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं, मतलब किस लेवल पर चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सपोज एक सेटअप देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ तो ऐसे हुक टाइप लगा हुआ है, आपने ऐसा सेटअप देखा होगा, ऐसे रॉड्स रहते हैं, यहाँ पे हुक रहता है, ठीक है। तो लेट्स से इस टाइप का एक सेटअप है, ऐसा, ये डन। और एट गिवन इंस्टेंट पे हम इस वाले एंड को, इस वाले टिप को खींच रहे हैं किसी स्पीड u से। ओके, थॉट समझ आ रहा है कि हम किसी इंस्टेंट पे u को यहाँ पे खींच रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ पॉइंट ए। समझ आया, हम खींच रहे हैं u को, हमें पॉइंट बताना है a का। तो इस पे सोच पाना बिल्कुल टफ है, सोच पाना बिल्कुल टफ है। पक्का क्या काम करने वाला है, डिस्टेंस रिलेशन काम करने वाला है। कैसे, अगर मैं इसे मान लेता हूं क्या x, इसे मैंने माना x, तो ये भी x हो जाएगा, मिड पॉइंट पर है। अच्छा, रियल में मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चन ये फाइंड स्पीड ऑफ, फाइंड वेलोसिटी
ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, मैंने वेलोसिटी क्यों लिखा है समझ रहे हो? क्योंकि दो वेक्टर होंगे, ए थोड़ा सा आगे भी जा रहा होगा और ए थोड़ा सा नीचे भी आ रहा होगा। समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आ रहा है? ए थोड़ा सा कुछ v1 से आगे भी जा रहा होगा और नीचे आ रहा होगा कुछ v2 से। क्लियर? अच्छा, तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे? सबसे पहले u के बारे में देखेंगे। गिवन क्या है? गिवन आपको क्या है? u। अच्छा, अब u का डिस्टेंस के हिसाब से देखो, कौन सी डिस्टेंस चेंज करने से u आ जाएगा? ये x और ये x जिस रेट से चेंज होगी वही तो u होगा ना। तो बेसिकली u क्या है? व्हाट इज u? u इज द डिफरेंशिएशन ऑफ विच डिस्टेंस। मान लेते हैं ये pq, मान लेते हैं ये पॉइंट है pq, तो ये क्या हो जाएगा? pq का डिफरेंशिएशन हो जाएगा या नहीं? बताए, इस बात से आप लोग क्लियर है? u क्या होगा? pq का डिफरेंशिएशन। pq क्या है हमारा? 2x। तो इसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? dx का। अच्छा, अब जरा देखो v1 क्या है? v1 किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? v1 तो इस x के अकॉर्डिंग ही बदल रहा है ना। जितनी ज्यादा x चेंज होगी उसी से तो पता चलेगा कि v1 कितना फास्ट जा रहा है। समझ आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि v1 क्या है? dx by dt है। ये आपको सोचना पड़ेगा। समझ आया सबको कि v1 कितना है? dx by dt। तो देन क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी को क्या लिखेंगे? v1। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u बाई 2। बताएं, ये हमारा फर्स्ट आंसर। किसी को डाउट इसमें? कैसे निकाल सकते हैं v1? गिवन को पहले देखो कि गिवन को हम क्या लिख सकते हैं, और वहां से देखो कि हम v1 को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। डन? अच्छा, अब v2 चाहिए तो कौन सी डिस्टेंस चेंज होगी? v2 मतलब क्या होगा? ये y डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है? ठीक है, वेयर v2 क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा dy बाई dt। क्लियर? तो बेटा y कहाँ से लाओगे बताओ? मुझे y में रिलेशन चाहिए जबकि मुझे x के बारे में पता है। तो हमें क्या लिख देना चाहिए? ये ट्रायंगल में लगा देंगे ना रूल। मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है? l। तो क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस रिलेशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को? डन? अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएशन ऑफ एल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा? 2 डी एक्स बाई डी टी प्लस क्या आ जाएगा? 2 डी वाई बाई डी टी। बताए, इसमें किसी को कोई डाउट? बताएं यार, क्या ये लिखने में किसी को कोई डाउट? समझ आया क्या? सर v2 2y नहीं होगा। अच्छा हाँ, 2y dy होगा। ओके ओके, माय मिस्टेक। पहले 2y होगा फिर dy होगा। तो फिर यार प्रॉब्लम आ रहा है, रुको, ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर y आ जाएगा ना हमें। तो हमें y तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? डायरेक्टली dy बाई डी टी चाहिए। वेरी गुड यार, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। सो इसका मतलब हमें ऐसे नहीं करना चाहिए डिफरेंशिएशन, हमें सिर्फ dy बाई डी टी चाहिए। मतलब वाई स्क्वायर हटाने का ट्राई करो। तो देखो अभी हट गया वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा v2 आ जाएगा ना, v2। क्लियर? तो अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग ओके, सो अभी डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? dy बाई dt। अब इसका डिफरेंशिएशन यार देखना पड़ेगा। याद है क्या होता है रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन? रूट मतलब कितना है? पावर 1/2। डिफरेंशिएट में 1/2 बाहर आएगा और पावर 1/2 माइनस होगी 1। तो कितनी बचेगी? -1/2 आएगी। मैं बार बार डिफरेंशिएशन नहीं समझा रहा हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। सो -1/2, -1/2 को मतलब क्या लिख देंगे? 1/रूट में लिख सकते हैं ना। सो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/रूट एक्स। चलो अच्छा, साइड में मैं लिख देता हूँ, एटलीस्ट आपको याद रहे लिंक कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स जो होगा वो होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/2 रूट
एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अभी अंदर भी तो डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज ये सिंपल एक्स तो है नहीं, एल स्क्वायर का तो हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है। सो किसका बचेगा, सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x 2x, क्लियर, इनटू dx बाई dt। डन, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, इसका जो होगा पावर 1/2 बाहर है, 1 - 1/2, ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। डन, कोई डाउट इसमें? ओके, अभी देखो dy बाई dt, अब देखो इस 2 तो कैंसिल आउट हो गया, अभी x बाई रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ ये क्या चीज है, इनटू dx बाई dt तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये तो हो जाएगा u। बताओ x अपॉन रूट एल, ये रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये ट्रायंगल है, hypotenuse यस, नहीं नहीं हाइपोटेनस नहीं, ये y होगा ना, ये l है, ये x है, सो y होगा ना रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली x ओवर y लिखा हुआ है, ये कौन सा थीटा होगा x ओवर y, tan theta. tan theta उल्टा होगा यार tan थीटा का, cot theta क्या हो जाएगा ये cot थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा x ओवर y, सो ये क्या आ गया cot थीटा इनटू क्या u, तो बेसिकली ये आंसर क्या आएगा u cot थीटा, किसका आंसर आएगा ये v2 का आंसर। तो समझ आया यार सबको किस तरीके से हमें अप्रोच करना है? ओके, सो फिर से मैं बोलता हूँ कि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ये नीट में आने की कम पॉसिबिलिटी है, नीट में अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया, तो नीट वाले स्टूडेंट को ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टोटली जेई पर्पज से है। तो आज के जो भी लेक्चर में हमने डीप डिस्कशन किया है मिक्स कॉम्बिनेशन और ये, तो जो मिक्स कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये वाला ये नीट में आता है, ठीक है, ये नीट के लिए है, बट इसके अलावा जो हमने सेपरेट कॉम्बिनेशन देखा है और ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट देखा है ये नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बताएं आप लोग को समझ आया कि v1 v2 कैसे निकाल सकते हैं? सो v1 v2 समझ आया सबको? फिर से देख लेते हैं। v1 चाहिए तो हमें पहले देखना होगा गिवन किसका डिफरेंशिएशन है, वो डिस्टेंस रिलेशन लिखना है सिर्फ, वहां से हमने डिस्टेंस रिलेशन लिखा और v1 को फाइंड किया, v2 y का डिफरेंशिएशन था तो हमने y फाइंड किया, उसको डिफरेंशिएट किया और वैल्यू आ गई u cot थीटा। ओके, बाद में v1 v2 का रूट ऑफ स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं बाकी चीजें। डन, yes sir तो पॉइंट समझ आ गया यार सबको? चलो ठीक है, तो यार आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। लॉज ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट होता है, मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन सेपरेट पूरा पढ़ेंगे हम, जैसे मैंने चैप्टर के नेम दिए 5A लॉज ऑफ मोशन, 5B में हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन ही है फ्रिक्शन के साथ। ओके, सो प्रैक्टिस शीट सब लोगों ने सॉल्व कर दी है, हम कल डिस्कस करेंगे डाउट्स जो भी हैं प्रैक्टिस शीट के, उसके बाद आगे कंटिन्यू। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. या बाय ऑल, बाय बाय। Yes, sir.